नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के टॉप क्वेश्चन कर रहे हैं जो पिछली टेक्निकल भर्तियों में आए हुए हैं, वो सारे के सारे अपन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रीशियन के अंदर यहाँ पे संपूर्ण पूरा निचोड़ अपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं ये इलेक्ट्रीशियन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ये सभी भर्तियों के लिए है, लेकिन मुख्य रूप से जैसे कि अपन देखते हैं BSPHCL, JVVNL है, NCL है, DRDO, ITI, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और आज आपकी क्लास रहेगी दोस्तों 6 नंबर की, 5 क्लास हो चुकी है। तो यहाँ पर संपूर्ण प्रश्नों का पूरा व्याख्या सहित सब पूरा का पूरा क्या होगा, यहाँ पे निचोड़ होगा। ठीक है दोस्तों, आइए तो यहाँ पे एक एक प्रश्न चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आज का पहला प्रश्न आ चुका है दोस्तों, और ये लीजिए आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा का पूरा निचोड़ अपन करते हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अच्छा सुचालक नहीं है। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सुचालक नहीं है, यानी कि और है बाकी सुचालक। सुचालक का मतलब दोस्तों ध्यान से समझिएगा, यानी कि यहाँ पे बात करते हैं सुचालक। तो सुचालक को हम कहते हैं मेरे दोस्तों चालक। क्या कहते हैं इसको? चालक कहते हैं। इसी को दोस्तों संवाहक कहते हैं, संवाहक। इसी को हम कहते हैं कंडक्टर, कंडक्टर कहते हैं दोस्तों। ये जो आपका होता है सुचालक कह दिया आपने, चालक कह दिया, संवाहक कह दिया, कंडक्टर कह दिया, ये नाम से आप जानते हैं। और यहाँ पे मेरे दोस्तों ध्यान रखना, जो भी सारे के सारे ये चालक होते हैं, इन चालकों में जो प्रतिरोध होता है, यहाँ पे जो प्रतिरोध होता है ना, वो सीधा तापमान के क्या होता है, विलोम अनुपात, समानुपाती होता है। तो प्रतिरोध जो होता है वो तापमान के क्या होता है, बिल्कुल समानुपाती होता है। तो यहाँ पे बात करेंगे तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। यहाँ पे जितने भी चालक होते हैं इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम कहते हैं कि भाई साहब 4 से क्या होते हैं, कम होते हैं। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो 4 से कम होते हैं। इसलिए यहाँ पे अंतिम कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो बेस्ट चालक होता है वो कौन सा होता है, तो बात करेंगे नंबर 1 पे आता है मेरे दोस्तों चांदी। कौन सा आता है? चांदी। नंबर 2 पे आता है तांबा। कौन आता है? तांबा आता है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3 पे सोना होता है, सोना होता है। नंबर 4 पे बात करते हैं एल्यूमिनियम होता है। फिर नेक्स्ट 5 पे बात करते हैं जैसे कि टंगस्टन होता है। तो ये अलग अलग प्रकार टंगस्टन, तो यहाँ पे अलग अलग ये सबसे बेस्ट होता है विद्युत के लिए ये। तो अपन कहेंगे कि यहाँ पे सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन है, तो हम कहेंगे चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। एल्यूमिनियम दोस्तों, एल्यूमिनियम जो होता है अपन बात करते हैं नंबर 4 पे आता है, ये वजन में हल्का होता है। पोर्सिलिन की बात करते हैं तो पोर्सिलिन तो एक प्रकार का अचालक होता है, यानी चीनी मिट्टी होता है। तो यही तो पूछ रहा है कि अच्छा सुचालक नहीं है, तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन होता है। तांबा हो जाता है, फिर सिल्वर हो जाता है। तो यहाँ पे सिल्वर क्या है, सबसे बेस्ट होता है। तो राइट ऑप्शन तो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोर्सिलिन होता है। क्लियर? ये अचालक होता है, ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है कि ये एक प्रकार का अचालक होता है ये। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और ये लीजिएगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे इंडक्शन मोटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा इंडक्शन मोटर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा सा रूबरू करा देते हैं। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं कि एक बॉडी होती है, और बॉडी जो होती है ये कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर की ओर स्टेटर होते हैं। तो स्टेटर के अंदर यहाँ पे मेरे दोस्तों खांचे होते हैं, और ये जो खांचे होते हैं
ये सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड पत्तियों द्वारा स्टेटर बना होता है, जिसके अंदर यहाँ पे बात करेंगे ये यहाँ पे कॉइल डाली जाती है और यहाँ पे कॉइल डाली जाती है, तो इसके अंदर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। यहाँ हम एसी सप्लाई से जोड़ते हैं। अगर सिंगल फेज है तो सिंगल फेज देते हैं, थ्री फेज है तो यहाँ पे थ्री फेज एसी सप्लाई अपन देते हैं। इसके बीच में मेरे दोस्तों रोटर होता है, और रोटर की मैं संरचना की बात करूँ थोड़ी सी, तो यहाँ पे इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। तो यहाँ पे ये बेलनाकार आकार में होता है और इसमें छड़ें जो होती है ये ऐसे तिरछी होती है, जो शॉर्ट सर्किट चालकों के द्वारा ये बनाई जाती है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा मेरे दोस्तों, ये शॉर्ट सर्किट होती है और यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट चालक होते हैं। क्लियर यहाँ पे? तो इसमें कोई वाइंडिंग नहीं डाली जाती है और ना ही इसमें कोई सप्लाई देते हैं। जो आपकी प्रेरण मोटर होती है इसके अंदर सिंक्रोनस गति ज़्यादा होती है और रोटर गति क्या होती है मेरे दोस्तों, कम होती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पे जो आपकी इंडक्शन मोटर होती है, ये आपकी थ्री फेज वाली है ना, थ्री फेज वाली वह स्वचालित होती है। कौन सी होती है? स्वचालित होती है। यहाँ पे कह रहा है कि रोटर का जो केज होता है कॉपर या एल्यूमिनियम का बना होता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये जो है ये कॉपर या तांबे की छड़ें हम प्रयोग करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहला आपका राइट होता है। रोटर का लेमिनेशन आपस में सही तरीके से इंसुलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो रोटर का लेमिनेशन आपस में सही तरीके से क्या होना चाहिए? इंसुलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है स्टार्टर वाइंडिंग रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। तो ये स्टेटर है भाई, है ना, स्टार्टर नहीं, ये स्टेटर है, ये स्टेटर है। तो यहाँ मैंने कहा कि ये चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है जो रोटेटिंग होता है। मोटर केवल एक ही दिशा में चल सकती है। भाई इसकी एक ही दिशा में कैसे चल सकती है? आराम से मैं बदल सकता हूँ। जैसे कि यहाँ मेरी मोटर होती है और मोटर के तीन तार है RYB, तो यहाँ पे तो मैं क्या करूंगा, आर तो रहने दूंगा और यहाँ बी लगा दूंगा और यहाँ वाई कर दूंगा, यानी दोनों टर्मिनल आपस में उल्टे कर सकते हैं। तो ये कह रहा है एक ही दिशा में चल सकती है। जी नहीं मेरे दोस्तों, ये दोनों दिशाओं में आराम से आप चला सकते हो। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी मोटर की ये बात गलत होती है। क्लियर? तो यहाँ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेंगे नंबर 4 पर। तो यहाँ पे अगला प्रश्न जो है ये क्या है, आइए। अगला प्रश्न है कि डीसी मोटर का शुरुआती प्रतिरोध आमतौर पर होता है। दोस्तों जो डीसी मोटर होती है, डीसी मोटर जो होती है इसके अंदर ये देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार से अपन बनाते हैं और इसके बीच में आर्मेचर होता है। यहाँ पे ये फील्ड पोल होते हैं, यहाँ फील्ड वाइंडिंग अपन लगाते हैं, इसको हम सप्लाई देते हैं। और यहाँ पे आर्मेचर होता है, आर्मेचर पर यहाँ पे कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर को भी हम क्या देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। कम्यूटेटर को डीसी सप्लाई देते हैं, लेकिन आर्मेचर पर क्या पहुंचती है, एसी पहुंचती है। अब इसका शुरुआत में जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध बिल्कुल कम होता है। प्रतिरोध कम होने के कारण ये शुरुआत में धारा ज्यादा लेती है, और धारा लगभग कितना ज्यादा लेती है, तो 5 से 7 गुना धारा ज्यादा लेती है। इस कारण आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है मेरे दोस्तों वो जल जाती है। तो इसको बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हम कहते हैं स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। स्टार्टर में क्या होता है, तो प्रतिरोध ही तो लगाते हैं, तो यहाँ पे प्रतिरोध लगाते हैं। और ये प्रतिरोध कहाँ लगाते हैं, तो प्रतिरोध जो होता है ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे शुरुआती प्रतिरोध आमतौर पर होता है, तो हम कहते हैं बहुत उच्च होता है, बहुत कम होता है, 250 से 300 होता है, लगभग 200 होता है, हम कहते हैं बहुत कम होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन होता है। दोस्तों डीसी मोटर जो होती है, डीसी मोटर के अंदर यहाँ पे इसके स्टेटर को भी सप्लाई देते हैं और आर्मेचर को भी हम सप्लाई देते हैं, यानी दोनों जगह सप्लाई देते हैं। जो आपकी डीसी मोटर होती है ना, ये डीसी मोटर जो होती है ये आपकी अस्वचालित होती है। कौन सी होती है, तो बात करेंगे अस्वचालित होती है। ये क्या होती है, अस्वचालित होती है, यानी कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। और जो डीसी मोटर होती है ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी श्रेणी मोटर, एक होती है आपकी शंट मोटर, और एक होती है आपकी कौन सी, यहाँ पे कंपाउंड मोटर होती है। तो यहाँ पे श्रेणी शंट कंपाउंड 3 प्रकार की मोटर होती है मेरे दोस्तों। इसको चलाने के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, इसको चलाने के लिए 3 पॉइंट और इसको चलाने के लिए 4 पॉइंट प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मोटर इससे भी चल सकती है और इससे भी चल सकती है, ये मोटर इससे भी चल सकती है और इससे भी चल सकती है, लेकिन श्रेणी मोटर ओनली फॉर 2 पॉइंट स्टार्टर से ही चलती
है। तो यहाँ पे हमने बात किया कि ये सबसे क्या होगा, सबसे कम होगा प्रतिरोध यहाँ पे। ठीक है, अगला चलते हैं दोस्तों यहाँ पे और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये लीजिए अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है। और अगला प्रश्न क्या हुआ भाई, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है इन्वर्टर का कार्य क्या है। दोस्तों इन्वर्टर का कार्य क्या है, तो डीसी को एसी में बदलना, एसी को डीसी में बदलना, एसी को डीसी में बदलना और डीसी को एसी में बदलना। थोड़ा सा मैं यहाँ पे परिवर्तन के तौर पर बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि बात करते हैं, सबसे पहले अपन यहाँ पे मैं कम्यूटेटर की बात करता हूँ, कम्यूटेटर, क्लियर। और कम्यूटेटर पूछे तो मैं बात करूँ दोस्तों जनरेटर के लिए पूछ ले तो ध्यान रखना हम सीधा कहेंगे AC2 क्या करता है, डीसी करता है, क्लियर। यहाँ पे वापस आप कीजिएगा कि कम्यूटेटर होता है। कम्यूटेटर की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं मोटर की बात करता हूँ, तो मोटर के अंदर DC2 क्या होता है, AC होता है, क्लियर। यहाँ पे कोई दिक्कत भाई, जनरेटर के लिए पूछे तो AC2 DC करना है, और कम्यूटेटर पूछे यानी कि मोटर के लिए पूछे तो DC2 AC करना है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करता हूँ मेरे दोस्तों, यहाँ पे फिल्टर की बात करते हैं। तो फिल्टर क्या काम करता है भाई साहब, फिल्टर काम करता है पल्सेटिंग जो डीसी होती है उसको शुद्ध डीसी में कर बदलता है। तो यहाँ पे पल्सेटिंग, तो ये पल्सेटिंग डीसी होती है, पल्सेटिंग DC2 शुद्ध डीसी, शुद्ध डीसी की बात करते हैं। यहाँ पे मैं बात करूंगा मेरे दोस्तों, एक होता है चॉपर। ये चॉपर क्या काम करता है, चॉपर उल्टा काम करता है, यानी कि शुद्ध डीसी को किस में चेंज करता है, तो ये यहाँ पे पल्सेटिंग, तो पल्सेटिंग डीसी के अंदर ये बदलता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, पल्सेटिंग हो गया, चॉपर हो गया, एक होता है साइक्लो कन्वर्टर। क्या होता है, तो बात करेंगे दोस्तों साइक्लो कन्वर्टर। तो यहाँ पे होगा साइक्लो कन्वर्टर, और ये साइक्लो कन्वर्टर क्या काम करता है, तो मैं बात करूंगा AC2 AC करता है। ये AC2 क्या करता है, AC करता है, यानी कि मैं कहूंगा कि जो शुद्ध साइन वेव होती है, यानी कि जो शुद्ध साइन वेव होती है, शुद्ध साइन वेव को अशुद्ध AC में, अशुद्ध AC में बदलता है, यानी कि बदलता है, यानी कि आपकी वो त्रिभुजाकार कर देगा, ठीक है, वर्गाकार कर देगा। तो इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे डायोड। डायोड क्या काम करता है, तो डायोड AC2 क्या करता है, DC करता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूंगा दिष्टकारी। तो दिष्टकारी भी क्या काम करता है, AC2 DC काम करता है। दोस्तों यहाँ पे इन्वर्टर की बात करते हैं, इन्वर्टर, तो इन्वर्टर क्या काम करता है, तो DC2 क्या करता है, AC करता है। एक होता है मेरे दोस्तों यहाँ पे कन्वर्टर, और कन्वर्टर क्या काम करता है, तो AC2 DC या वह DC टू AC कार्य करता है, यानी कि दोनों ही चेंज करता है यहाँ पे। तो ये पूरी की पूरी चीज मैंने आपको बहुत तरीके से बताई दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, देखो कम्यूटेटर, अगर जनरेटर में पूछे तो AC2 DC करना है, मोटर में पूछे तो DC को AC में बदलता है, यानी DC वोल्टेज को AC वोल्टेज में बदलता है। नेक्स्ट मैं फिल्टर की बात करता हूं तो पल्सेटिंग DC को किस में बदलता है, शुद्ध DC में बदलता है। यहाँ पे चॉपर की बात करता हूं तो शुद्ध DC को पल्सेटिंग DC में बदलता है। साइक्लो कन्वर्टर जो होता है वो AC को AC में बदलता है, यानी शुद्ध साइन वेव होती है उसको अशुद्ध AC में बदलता है।
डायोड की बात करते हैं तो एसी को डीसी में बदलता है। डिस्टकारी की बात करते हैं तो एसी को डीसी में बदलता है। इन्वर्टर जो होता है वो डीसी को एसी में बदलता है। और कन्वर्टर क्या काम करता है, एसी टू डीसी व डीसी टू एसी, यानी दोनों में चेंज करता है। अब ये इन्वर्टर ही जो पूछ रहा है तो डीसी को एसी में बदलता है, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, तो राइट हो जाएगा। इसमें देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे इस इन्वर्टर के साथ में कोई सा भी आपसे पूछ ले तो इस तरह जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं और अगला जो पॉइंट है वो अगला पॉइंट क्या आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, अरे भाई ये क्या हो गया, ठीक है। ये नहीं, अब सही हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न लीजिएगा। और अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों यहाँ पे, ये यहाँ पे 5 एम्पियर के लिए निर्धारित परिपथ हेतु टिंड ताम्र तार का सही आकार होता है। दोस्तों यहाँ पे इस शब्द को पकड़िएगा, पहले ये क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि तार किसका है, तांबे का है, लेकिन उसके ऊपर पॉलिश किसकी है, टिन की है। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूँ यहाँ पे टिन आलेपित तांबा तार, टिन आलेपित तांबा तार होता है। और ये कितने SWG का होता है, तो मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ पे SWG के अंदर। यहाँ पे 40 के बाद में दोस्तों मैं बात करूंगा सीधा 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31 और ये 30। इस प्रकार से ये SWG होता है। और यहाँ पर दोस्तों 2 प्रकार की धाराएं होती है। और 2 प्रकार की धाराएं कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पे कहेंगे एक तो धारा रेटिंग जो परिपथीय तार में प्रवाहित होती है, धारा रेटिंग। और धारा रेटिंग किसमें होगी, एम्पियर के अंदर होती है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो कितनी होती है तो वो भी अपन पता लगा लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं बात करूंगा, यहाँ पे 40 एम्पियर के लिए जो होती है, 40 SWG के लिए होती है वो 1.5 एम्पियर होती है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे कि 39 SWG के लिए जो होती है 2.5 एम्पियर होती है। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, ये 3 एम्पियर होती है। यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे 37 के लिए कितनी होती है, तो यहाँ पे 3.5 एम्पियर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 4 एम्पियर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं 35 के लिए 5 एम्पियर होती है। 34 के लिए बात करते हैं 5.5 एम्पियर होती है। 33 के लिए बात करते हैं 6 एम्पियर होती है। यहाँ पे 7 एम्पियर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं 8 एम्पियर होती है। और नेक्स्ट बात करते हैं 30 के लिए 8.5 एम्पियर होती है। दोस्तों यहाँ पे ये धाराएं होंगी कि 40 SWG के लिए 40 SWG का 1.5 एम्पियर होती है। 39 के लिए 2.5 होगी। 38 के लिए 3 होगी। 37 के लिए 3.5 होगी। 36 के लिए यहाँ पे 36 के लिए ध्यान रखिएगा, 36 के लिए 4 होगी। 35 के लिए 5 होगी। यहाँ पे 34 के लिए कितनी होगी, 5.5 होगी। और यहाँ पे मैं बात करूंगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे 34 के लिए 5.5 हो गई। 33 के लिए 6 हो गई। 32 के लिए 7 होती है। 38 के लिए 8 होती है। और यहाँ पे 30 के लिए 8.8 एम्पियर होती है। लेकिन मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक होता है यहाँ पे फ्यूजिंग धारा। कौन सी धारा, फ्यूजिंग धारा। तो कोई सी भी आपसे पूछ ले वो अपन बता सकते हैं। तो फ्यूजिंग धारा के अंदर यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे 40 SWG के लिए जो फ्यूजिंग धारा का मान होगा वो 3 एम्पियर होता है। इसके लिए मेरे दोस्तों 4 एम्पियर होता है।
38 के लिए यहाँ पे 5 एम्पियर होता है। यहाँ पे मैं बात करूंगा 37 के लिए कितना, 6 एम्पियर होता है। 7 के लिए, तो सॉरी 36 के लिए 7 एम्पियर होगा। यहाँ 35 के लिए 8 एम्पियर होता है। 34 के लिए यहाँ पे 9 एम्पियर होता है। यहाँ पे 35 के लिए 10 एम्पियर होगा। और यहाँ पे 32 के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 11 एम्पियर होता है। इसके लिए 12 एम्पियर होता है। और यहाँ 30 SWG जो तार होगा उसमें कितनी धारा होगी, तो यहाँ पे 13 एम्पियर होती है। अब ये क्या पूछ रहा है, तो निर्धारित परिपथ में तो पिंड का, तो यानी 5 एम्पियर निर्धारित, तो 5 एम्पियर भाई साहब ये है। तो यहाँ पे सीधा सीधा अपन बात कर लेते हैं। तो सीधा वो 5 एम्पियर के लिए कह रहा है, क्योंकि वो फ्यूजिंग धारा कहता तो वो होता, लेकिन परिपथ है तो कह रहा है, तो परिपथ में तो धारा रेटिंग होती है। और 5 एम्पियर के लिए है, तो 5 एम्पियर के लिए कितनी हो जाएगी, तो अपन कहते हैं भैया 5 एम्पियर के लिए तार का जो व्यास होगा वो 35 SWG होगा। और यहाँ पे सीधा सीधा दे रखा है। तो दोस्तों कोई सा भी पूछ सकता है, मैंने पूरा का पूरा ये निचोड़ दे दिया है। आप आराम से याद कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ मत कीजिए, यहाँ 40 से 30 तक उल्टी गिनती लिख दीजिए। यहाँ फ्यूजिंग धारा में कोई दिक्कत नहीं है, 3 से लेकर 13 तक गिनती लिख दीजिए। इधर थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, 1.5, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 8.5 के लो, आराम से याद हो गया तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगला प्रश्न आ रहा है। और अगला प्रश्न क्या है, आइए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। और अगला प्रश्न क्या है, आइए दोस्तों। तो यहाँ पे एक परिपथ जिसमें न तो कोई ऊर्जा सोर्स होता है और न ही EMF सोर्स होता है, तो वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके सक्रिय परिपथ। कौन सा परिपथ होता है, तो मैं कहूँगा सक्रिय परिपथ होता है, सक्रिय परिपथ होता है। और एक होता है आपका यहाँ पे निष्क्रिय। तो बात करेंगे निष्क्रिय परिपथ होता है, निष्क्रिय परिपथ, ये लो साहब, निष्क्रिय परिपथ होता है। सक्रिय जो परिपथ होता है, ध्यान रखिएगा, सक्रिय परिपथ होता है जैसे कि मैंने कहा कि इसके अंतर्गत यहाँ पे एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, यहाँ पे मैंने वोल्टेज सप्लाई लगा दी, एक प्रतिरोध, फिर दूसरा प्रतिरोध। और यहाँ पे जैसे कि मैंने धारा सोर्स लगा दिया, यहाँ पे धारा सोर्स लगा दिया, इधर वोल्टेज लगा दिया। तो यहाँ पे एक सोर्स मेरे दोस्तों ये है कि नहीं है, और यहाँ पे एक सोर्स ये है। तो चाहे यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एक धारा और एक वोल्टेज हो, हाँ कोई सा भी, चाहे धारा सोर्स हो चाहे वोल्टेज सोर्स हो, कोई सा भी एक सोर्स हो जाता है। परिपथ में अगर सोर्स लगा होता है तो वो आपका सक्रिय परिपथ कहलाता है। जबकि यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ बनाया इस प्रकार से, ये एक परिपथ बनाया और यहाँ पे प्रतिरोध तो है लेकिन यहाँ सप्लाई नहीं है, न तो कोई धारा सोर्स है ना कोई वोल्टेज सोर्स है। तो ये क्या कहलाएगा, तो अपन कहेंगे ये आपका निष्क्रिय यानी कि पैसिव सोर्स कहलाता है। तो यही तो कह रहा है, न तो कोई ऊर्जा सोर्स है और न ही इसके अंदर EMF सोर्स है, तो वो क्या कहलाएगा, तो भाई साहब वो निष्क्रिय परिपथ कहलाता है। क्या कहलाएगा, निष्क्रिय परिपथ कहलाता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होता है। एक पक्षीय परिपथ क्या होता है, यानी एक ही दिशा में धारा बह रही है। तो जैसे कि मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ये डायोड लगा दिया, और डायोड लगा दिया तो ये लोड है, और यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई दे दी, तो ये क्या है, एक ही तो परिपथ हुआ, धारा एक ही दिशा में जाएगी क्योंकि डायोड लग रहा है। लेकिन यहाँ पे वितरण पैरामीटर है या फिर और कुछ है, तो वहाँ पे दोनों के अंदर धारा प्रवाहित हो सकती है। तो परिपथ हमारे बहुत प्रकार के होते हैं। राइट ऑप्शन आपका ये होगा। क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पे अगला जो प्रश्न आता है, अगला प्रश्न क्या है, तो ये देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो स्टे वायर, अब ये स्टे वायर क्या है, स्टे वायर के लिए किस प्रकार का इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे बहुत प्रकार के इंसुलेटर आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि स्टे वायर क्या होता है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बात करते हैं कि ये तो एक पोल होता है, ठीक है, ये पोल हो गया। और यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों, इसके ऊपर की तरफ यहाँ पे एक ये छड़ सी लगी होती है, आपको पता होगा। और इस छड़ को कहते हैं मेरे दोस्तों क्रॉस आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे क्रॉस आर्म के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पे ये पिन इंसुलेटर, ये कोई सा भी इंसुलेटर हो तो यहाँ पे लगाया जाता है।
तो यहाँ पे ये इंसुलेटर लगाया जाता है। इस प्रकार से इंसुलेटर हो गए। नेक्स्ट मैं बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पे ये चालक तार आपके जाते हैं। ये चालक तार जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अगर सपोज कीजिए, अगर ये आपका कोई घुमाव पे है या फिर और कोई है, तो यहाँ पे इंसुलेटर भी खैर दूसरे लगेंगे। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पे एक वायर यहाँ से बांधा जाता है और सीधा एक वायर आता है। यहाँ पे इस प्रकार से ये होता है। तो ये तो होता है धरातल, ये तो क्या होता है? धरातल होता है। लेकिन मैं दोस्तों आगे बात करता हूँ, यहाँ पे ये जो जमीन के अंदर जो भाग गड़ा होता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एंकर। क्या कहते हैं? एंकर होता है। और ये भाग कितना जमीन के अंदर रहता है? तो हम कहते हैं कि जो टोटल भाग होता है इसका 1/6 भाग जमीन के अंदर गड़ा होता है। जबकि ऊपर कितना होता है? तो अपन कहेंगे 5/6 भाग क्या होता है? ऊपर होता है। और इसको हम कहते हैं, यहाँ पे ऊपर का भाग को बॉडी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे ये प्लेट होती है और यहाँ पे लिंक क्लिप के द्वारा, यानी कि ये क्लैंप होती है, क्लैंप के द्वारा यहाँ पे गाड़ा जाता है। नेक्स्ट मेरे दोस्तों बात करूंगा, यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर एक इंसुलेटर लगाया जाता है। तो यहाँ पर एक इंसुलेटर लगाया जाता है और ये इंसुलेटर धरातल से कितनी ऊंचाई पे होता है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों, यहाँ पे जो इंसुलेटर होता है ना, ये 3.05 मीटर की ऊंचाई पर होता है। कितनी ऊंचाई पे होता है? तो बात करते हैं दोस्तों, ये तो होता है आपका स्टे वायर, ये तो है स्टे वायर, ठीक है। और ये होता है स्टे इंसुलेटर, स्टे इंसुलेटर। यहाँ पे इंसुलेटर होता है, इसको स्टे इंसुलेटर को गेई इंसुलेटर भी कहते हैं। गेई, इसे गेई इंसुलेटर भी कहते हैं या इसे गाई इंसुलेटर भी कहते हैं ये। और इसे कहते हैं क्रॉस आर्म। क्या कहते हैं इसे? इसे हम कहते हैं क्रॉस आर्म कहते हैं। ये आपका इंसुलेटर हो गया। यहाँ पे इसे कहते हैं इंसुलेटर, ये इंसुलेटर होता है। यहाँ पे आपके ये चालक होते हैं। क्या होते हैं? चालक होते हैं। ये धरातल हो गया, ये पोल होता है, इसको क्या कहते हैं? ये पोल होता है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो होता है, ये आपका पिन टाइप इंसुलेटर होता है। ये कौन सा होता है? तो ये पिन टाइप इंसुलेटर होता है। दोस्तों यहाँ पे ये जो होता है, इसे कहते हैं पोस्ट इंसुलेटर। कौन सा होता है? पोस्ट इंसुलेटर होता है। ये जो इंसुलेटर होता है, ये आपका स्टे इंसुलेटर होता है, स्टे इंसुलेटर होता है। यहाँ पे ये जो इंसुलेटर होता है ना, ये इंसुलेटर होता है, ये होता है आपका सेकल इंसुलेटर, सेकल। तो ये कोई भी घुमाव होता है या फिर अंतिम या पहला जो पोल होता है, वहां पे ये लगाया जाता है। दोस्तों ये दोनों जो होते हैं, सॉरी ओनली फॉर ये। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा, ये भी आपका कौन सा होता है? ये पिन टाइप होता है। जबकि ये आपका जो होता है, ये पोस्ट टाइप होता है। ये भी आपका पोस्ट टाइप होता है। ये होता है मेरे दोस्तों 9 टन इंसुलेटर होता है। ये भी आपका दोस्तों कौन सा होता है? पिन टाइप होता है। तो ये सारे के सारे इंसुलेटर पड़ा। सस्पेंशन जो होता है, इसमें मेरे दोस्तों डिस्क होती है, काफी सारे डिस्क होती है इसे, और ये जो बड़ी लाइन होती है वहां पे लगाया जाता है। तो ये आपका सस्पेंशन होता है। एक इंसुलेटर हो गया। यहाँ पे ये साइकिल, ये आपका साइकिल होता है। पिन टाइप आपको मैंने बता दिया, ये पिन टाइप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है स्टे वायर। तो स्टे वायर में जो ये होता है, तो यहाँ पे एक इंसुलेटर होगा। तो बी ऑप्शन आपका क्या होता है? राइट ऑप्शन होता है। पूरे का पूरा मैंने यहाँ पे पूरा विवरण आपको समझा दिया है। दोस्तों इस प्रकार से पढ़ोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यहाँ पे आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं लाइक सब्सक्राइबर के लिए नहीं कहूँगा, बस इतना सा काम कर दीजिए, इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन आप शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि इतनी मेहनत से बना रहे हैं, इतनी सारी चीज दोस्तों आपको दे रहे हैं, तो अपने दोस्तों तक, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा मेहनत से एक एक चीज़, एक एक फोटो इमेज लगा करके क्वेश्चन तैयार किया जाता है। पढ़ाने से ज़्यादा जो कंटेंट होता है, इसको रिकॉर्ड करने में समय लगता है दोस्तों। तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने जितने भी यार दोस्त होते हैं उनके ग्रुपों में इनको जरूर शेयर कर दिया करो, ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है, और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन सिलेंडर को आमतौर पर खालिस्तान में पेंट किया जाता है। दोस्तों ऑक्सीजन सिलेंडर आपने हॉस्पिटल के अंदर भी खूब देखे होंगे, काले रंग का वहां पे सिलेंडर होता है, तो इसमें ज्यादा कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे काले रंग का होता है। दोस्तों यहाँ पे एक होता है मैरून,
तो ये आपका होता है एसिटिलीन। कौन सा? एसिटिलीन। एसिटिलीन। जो एसिटिलीन गैस होती है ये द्रव रूप में या फिर आप कह सकते हो तरल रूप में होती है। तो एसिटिलीन जो गैस होती है ये आपके गैस वेल्डिंग या फिर आप कह सकते हो फलों को पकाने के लिए भी एसिटिलीन जो होता है ये प्रयोग किया जाता है। तो जो मैरून रंग का सिलेंडर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, ये काला होता है। ठीक है, इसमें ज्यादा कोई वो नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये लीजिएगा। तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पे मैं बार बार आपसे जिक्र करता हूँ कि दोस्तों यहाँ पे आपने अगर ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। दोस्तों इलेक्ट्रीशियन है और इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पर पूरा का पूरा फाउंडेशन बैच है। यहाँ पे आपको मात्र 599 रुपए में, ध्यान रखिएगा, एक आपको सब्जेक्ट मिल रही है ये, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन सब्जेक्ट है। दूसरी यहाँ पे मेरे दोस्तों आपको पूरी की पूरी ड्राइंग मिलेगी। तीसरी जो सब्जेक्ट है वो आपको बेसिक साइंस मिलेगी दोस्तों। जी हाँ मेरे दोस्तों, बेसिक साइंस। 3 सब्जेक्ट आपको ओनली फॉर 599 रुपए में देखने को मिल रही है और पूरा का पूरा फाउंडेशन कोर्स है। तो दोस्तों आप अभी ऐप यानी प्ले स्टोर से क्या कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिएगा और वहां जाकर के आप कोर्स को बाई कर सकते हो और एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो। बहुत अच्छे मैटर से दोस्तों वहां पे धीरे धीरे कोर्स करवाया जा रहा है आराम से, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां पे एक एक पॉइंट को इतनी गहराई से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ में, पहले थ्योरेटिकल होता है, फिर कोई न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल बताए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव, बहुत अच्छे तरीके से बताया जा रहा है। तो आपके लिए बहुत ही सही साबित होगा दोस्तों। आगामी जो लोको पायलट की भर्ती है उसके लिए तो अहम साबित होने वाला है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये जो बेस रहेगा पर्सनल किसी एक भर्ती के लिए नहीं है, जितनी भी टेक्निकल भर्ती होती है उन सभी के लिए होगा ये दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिएगा। कोई भी आपको जानकारी लेनी है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही फॉर्मेट में ये बैच होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आगे। यहाँ पे अगला प्रश्न आता है दोस्तों, और अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे ये लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे ये, क्योंकि आपकी बार यहाँ पे लोको पायलट में टूल से भी बहुत खासे प्रश्न पूछे गए हैं हर सेक्टर में। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारी पदार्थ है, भारी पदार्थ को हटाने के लिए किस ग्रेड की फाइल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों फाइल का मतलब होता है, यहाँ पे मैं बता दूं, फाइल का मतलब होता है यहाँ पे रेती। क्या होता है दोस्तों, रेती होता है। तो ये आपसे पूछ ले कि फाइल कौन से प्रकार का है, चोट मारने वाला है, काटने वाला है, पीटने वाला है, तो क्या है, तो मैं कहूंगा कि जो फाइल होती है यह एक काटने वाला औजार होता है या टूल्स होता है, काटने वाला टूल्स होता है। लेकिन ध्यान रखना ये बारीक कणों के रूप में काटता है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा बारीक कणों के रूप में काटता है ये। और ये कोई भी टूल यानी कोई भी आपके पास पदार्थ होता है तो बारीक कणों में घिस करके उसको साफ करने में, समतल करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, आकार के अनुसार अलग होता है, कट के अनुसार अलग होता है, ठीक है, तो कार्य के अनुसार अलग अलग होता है। तो कठोर फाइल होती है, चिकनी फाइल होती है, बास्टर्ड होता है और डेढ़ चिकनी फाइल होती है। तो दोस्तों भारी के लिए अपन क्या प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे ये बास्टर्ड फाइल अपन प्रयोग करते हैं। वैसे भारी वैसे बास्टर्ड, ऐसे याद रख सकते हो आराम से। तो ये बास्टर्ड प्रकार की एक फाइल होती है। यहाँ पे ये जो कट होते हैं ये सिंगल कट में भी होते हैं, डबल कट जैसे कि मैं बात करूं तो ये तो आपके ये है, ठीक है, तो ये है, तो ये सिंगल कट में। और जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे ऐसे, तो ये होता है डबल कट। फिर यहाँ पे जैसे कोण बनता है तो कोण के आधार पे अलग अलग प्रकार के ये होते हैं। फिर आकार के अनुसार होती है, एक राउंड होती है, त्रिकोणाकार होती है, अर्धगोलाकार होती है, गोल होती है, फ्लैट प्रकार की होती है। तो विभिन्न प्रकार की ये होती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों, और अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, आइए देखते हैं यहाँ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, दो ट्रांसफॉर्मर को समांतर में जोड़ना है और जोड़ने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक होता है। दोस्तों समांतर में जोड़ते हैं तो उसे आप क्या कहते हो, सिंक्रोनाइजेशन। यहाँ पे कहते हैं समांतर। तो दोस्तों समांतर में जोड़ना, तो समांतर में जो जोड़ना होता है वो कहलाता है सिंक्रोनाइजेशन। तो यहाँ पे बात करेंगे सिंक्रोनाइजेशन। तो ये लो,
सिंक्रोनाइजेशन। अब सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्या होती है, कुछ शर्तें होती है। अब शर्तों में क्या होता है, शर्तों में जैसे पहली शर्त अपन कहते हैं कि भैया फेज क्रम क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दूसरी चीज फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए। तीसरी चीज वहां पे रेटिंग क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान। चौथी चीज यहाँ पे अपन कहते हैं समान प्रतिबाधा होनी चाहिए। यहाँ पे समान प्रतिबाधा प्रतिबाधा होनी चाहिए। तो यहाँ पे समान वोल्टता रेटिंग, तो वोल्टेज रेटिंग आ गई। समान प्रतिबाधा रेटिंग समान हो गई। समान कला अनुक्रम एवं द्रव्यता, समान अनुक्रम यानी कि फेज क्रम, फेज क्रम। तो यहाँ पे फेज क्रम कह दो, अनुक्रम कह दो, एक फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन पे क्या हो जाएगा हमारा, उपरोक्त सभी हो जाता है। समांतर में जोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, अगर किसी जगह जैसे लोड क्या होता है, ज्यादा होता है, तो वहां पे फिर छोटे ट्रांसफार्मर की अपेक्षा एक बड़ा ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। लेकिन सपोज कीजिए आपके पास में बड़ा ट्रांसफार्मर नहीं है, लेकिन छोटे ट्रांसफार्मर काफी सारे हैं, तो वहां पे आप समांतर में जोड़ करके ट्रांसफार्मर लगा सकते हो। और यहाँ समांतर में जब जोड़ा जाता है ना, समांतर में जब जोड़ते हैं तो समांतर में जोड़ते समय यहाँ पे ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है, एफिशिएंसी होती है, वो बढ़ जाती है। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। तो वहां पे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो राइट ऑप्शन हो गया यहाँ पे डी। क्लियर। आइए आगे चलते हैं और यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आता है और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। एक 250 वोल्ट डीसी शंट जनित्र 195 एम्पियर धारा देता है, ठीक है। आर्मेचर एवं शंट फील्ड प्रतिरोध क्रमशः यहाँ पे 0.05 ओम एवं 50 ओम है। आर्मेचर में पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक डीसी शंट जनरेटर है, तो बात करते हैं कि ये आर्मेचर हो गया और यहाँ पे इधर से हम बात करेंगे, यहाँ पे एक लोड होता है, ठीक है, ये लोड हो गया ये। और यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों, ये लो, यहाँ पे मैं बात करूंगा यहाँ पे कि ये क्या है, तो ये आपकी एक शंट फील्ड वाइंडिंग है। और ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, तो यहाँ पे ये शंट फील्ड वाइंडिंग है, ये आर्मेचर है। अब दोस्तों यहाँ पे एक एक पॉइंट को अगर समझ लो, जब धारा बढ़ेगी, धारा बढ़ेगी तो यहाँ से कौन सा जाएगा, तो हम कहेंगे आर्मेचर धारा। और ये धारा दो भागों में बढ़ जाएगी और इधर जाएगी तो ये किस में जाएगी, तो लोड में जाएगी, तो IL हो गया। इधर जाएगी तो ये किस में जाएगी, शंट में जाएगी, तो हम कहेंगे ISH होता है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है आपको। तो मैं ये भी कह सकता हूँ आर्मेचर जो धारा होती है वो इन दोनों धाराओं का योग होता है। तो यहाँ पे ISH प्लस में IL होता है। दोस्तों यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अब आपको प्रश्न में क्या क्या दिया है वो चीज देख लीजिए। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ वोल्टेज दिया है, तो भैया वोल्टेज लिख लीजिए, 250 वोल्टेज है। यहाँ पे आगे कह रहा है 195 एम्पियर भार धारा यानी लोड धारा। तो लोड धारा तो आपको दिया गया है 195 एम्पियर, 195 एम्पियर है। आगे कह रहा है कि आर्मेचर एवं शंट फील्ड प्रतिरोध। तो आर्मेचर प्रतिरोध है 0.05, आर्मेचर प्रतिरोध RA यानी 0.05 ओम होता है। और दूसरा है शंट फील्ड। यहाँ पे शंट फील्ड जो होता है कितना है, यहाँ पे 50 ओम है। क्लियर। ये सारी चीजें हैं। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विद्युत वाहक बल यानी EMF ज्ञात करना है। ये लो साहब, EMF हम ज्ञात करेंगे। ये तो टर्मिनल वोल्टेज है जो यहाँ पे मिल रहा है, और पूछ रहा है कि आर्मेचर कितना पैदा कर रहा है। तो ये तो हमको पता है कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E बराबर E पैदा होगा और यहाँ पे V प्लस IARA। बस यही छोटा सा एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये वोल्टेज है और इसमें कुछ ड्रॉप होगा यहाँ पे। तो यहाँ ड्रॉप कहाँ होगा, तो आर्मेचर वाइंडिंग में होगा ड्रॉप। तो यहाँ से इधर से ऐसे पहुंचेगा। तो V कितना है, तो V मैं कहूँगा सीधा सीधा, तो यहाँ पे V तो मेरा कितना है, 250 वोल्टेज होता है। ये लो मैंने 250 कर दिया। क्या आपके पास में IA है? जी नहीं, मेरे पास में तो IA नहीं है। तो IL तो जरूर है। तो IA निकालने के पास में IL है, तो ISH अगर हो तो यहाँ पे बोलो IA निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या ज्ञात कर लीजिए, ISH ज्ञात कर लीजिए। तो ISH बराबर होता है V बटा RSH। तो क्या V आपके पास है? जी हाँ, V मेरे पास है। तो V कितना है, 250 है। और 250 है तो RSH कितना है, तो RSH मेरे 50 ये पास है 50। तो यहाँ से 50 का 50 इसमें भाग दिया तो कितनी बढ़ गया, तो मैंने कहा 5 बढ़ गया। तो ISH कितना आ गया,
तो मैं कहूँगा 5 एम्पियर आ गया दोस्तों। कितना आ गया? 5 एम्पियर आता है। जबकि यहाँ पे मुझे निकालना है ये आई ए बराबर आई एस एच प्लस में आई एल। तो आई एल कितना है? मैं कहूँगा 195 प्लस आई एस एच कितना है? 5। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आई ए कितना हो गया? तो 200 एम्पियर। क्लियर? कोई डाउट? तो यहाँ पे 200 एम्पियर होता है। तो रख दीजिए आई ए। तो यहाँ पे 200 एम्पियर इंटू में आर ए कितना है? तो आर ए है यहाँ पे पॉइंट ये 5। क्लियर? तो यहाँ पे 5 दूनी कितना हो जाता है? 10, 2 जीरो ऐसे कैसे लगा दीजिए। लेकिन दो संख्या के बाद में दोस्तों पॉइंट है, तो दो संख्या के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो कट जाती है। क्लियर? यहाँ पे तो यहाँ ओनली फॉर 10 ही बचेगा। प्लस में 200, 250, तो 10 तो ओनली ये और आपका 250 ये, तो हम कहेंगे 260 वोल्टेज ये क्या करेगा? पैदा करता है। अब 260 ऑप्शन में देख लीजिए, तो हम कहेंगे 260 ऑप्शन में राइट ऑप्शन हो गया यहाँ पे बी ऑप्शन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो दोस्तों आराम से अपन कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, ये लीजिएगा। अगला प्रश्न आ चुका है और दोस्तों ये भी आपके क्या है? एक प्रकार का न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल आने तो कहाँ दिक्कत आ रही है? यदि 30 वोल्ट विद्युत वाहक बल है, ठीक है, विद्युत वाहक बल 30 वोल्ट है और यहाँ पे 1.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध के 5 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, तो तुल्य बैटरी का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दोस्तों उसने विद्युत वाहक बल तो पहले ही कह दिया कि भाई साहब 30 है, तो भाई साहब 30 तो है, ये लो साहब, ये दो तो आपके कैंसिल आउट हो गए यहाँ से। अब हमको क्या निकालना है? आंतरिक प्रतिरोध और निकालना है। और आंतरिक प्रतिरोध में वो कह रहा है कि भाई एक सेल का ईएमएफ सॉरी आंतरिक प्रतिरोध है 1.5, जबकि समांतर में जोड़ रहे हैं टोटल है 5। तो ये तो मेरे दोस्तों यहाँ पे निकालते कैसे हैं? तो आंतरिक प्रतिरोध निकालते हैं भाई यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बटा एन। तो इस प्रकार समांतर में निकालते हैं। आर का मान कितना? आर कितना है? तो 1.5 है और एन का मतलब है 5, ठीक है, तो 15 है और ये 5 है, तो बोलो 3 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे ये हो गया सीधा सीधा। और ये हम कहेंगे ये टोटल क्या आ गया? रेजिस्टेंस आ गया। कौन सा? इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। तो यहाँ पे ये 0.3 आ गया। तो राइट ऑप्शन सीधा सीधा क्या हो गया? डी ऑप्शन होता है। ध्यान रखना, सेलों को अगर समांतर में जोड़ रहे हो, किसको? यहाँ पे सेलों को अगर समांतर में जोड़ते हो, समांतर में जोड़ते हो तो धारा क्षमता बढ़ती है, धारा क्षमता बढ़ती है। जबकि अगर मैं श्रेणी में जोड़ता हूं तो ध्यान रखना यहाँ पे वोल्टेज क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। अब आपको क्या बढ़ाना है वो चीज देख लीजिए। समांतर में जोड़ रहे हो तो धारा क्षमता बढ़ेगी, वोल्टेज समान रहेगा। अगर श्रेणी में जोड़ रहे हो तो वोल्टेज क्षमता बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे धारा क्या रहेगी? समान रहती है। क्लियर? ये चीज तो हमको पता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न आता है और ये लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पे। और अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है? DOL यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के द्वारा कितनी क्षमता की गिलहरी पिंजरा मोटर प्रयोग ली जाती है? तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देखिएगा यहाँ पे एक स्टार्टर होता है DOL यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो ये आपके 5 HP तक क्षमता की जितनी भी मोटर होती है उन सब के लिए ये यूजफुल रहता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं दोस्तों यहाँ पे स्टार डेल्टा जो होता है ये आपके 20 HP तक की बात करते हैं यहाँ पे तक। तो ये 20 HP तक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे आपके स्टार डेल्टा हो गया ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर ये लो। तो ट्रांसफॉर्मर या ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर कह दो इसको ना, ऑटो ट्रांसफॉर्मर
स्टार्टर। तो ये आपके 25 HP तक प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपके प्रतिरोधी कौन सा, तो हम कहेंगे रोटर प्रतिरोधी स्टार्टर कह दीजिए, या फिर इसी को कहते हैं स्लिप यहाँ पे स्लिप रिंग स्टार्टर। तो ये 25 HP से अधिक, 25 HP से अधिक। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा इसमें, क्योंकि ध्यान रखने वाली क्या बात है इसमें, यहाँ पे ये जो 3 स्टार्टर है, ये आपके किसके लिए होंगे, तो बात करेंगे ये पिंजरा प्रेरण मोटर के लिए होता है। जबकि ये जो स्टार्टर होता है ना, ये जो स्टार्टर होगा, ये 25 HP है ना, 25 HP, ये जो स्टार्टर होगा ओनली फॉर स्लिप रिंग मोटर के लिए होता है, स्लिप रिंग मोटर के लिए होता है। तो अब आराम से आप पता लगा सकते हो, यहाँ पे 1 स्टार्टर, 2 स्टार्टर, 3 स्टार्टर और ये 4 स्टार्टर। 3 स्टार्टर तो आपके पिंजरा के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जबकि एक होता है रोटर प्रतिरोधी स्टार्टर या स्लिप रिंग स्टार्टर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे रियो स्टेट होता है ना, तो ये तो स्लिप रिंग स्टार्टर होता है। तो यहाँ ड्यूअल स्टार्टर जो होता है कितनी क्षमता तक प्रयोग करेंगे, तो हम कहेंगे 5 HP तक हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पे बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, ये लीजिएगा अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है, आइए समझते हैं अगले प्रश्न को। तो यहाँ पे कैपेसिटर का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटर को समझ लेते हैं। सबसे पहले कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर, और कैपेसिटर का जो कार्य होता है, यहाँ पे पहला कार्य होता है सिंगल फेज को 2 फेज में बदलना। क्लियर। नंबर 2, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे धारा व वोल्टेज में फेज अंतर पैदा करना। ये लो। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना। नेक्स्ट सिंगल फेज प्रेरण मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना। ठीक है। पावर फैक्टर को सुधारना, या फिर आप कह सकते हो बढ़ाना। ठीक है। इसके अलावा और जैसे कि अपन बात करते हैं यहाँ पे फिल्टर के रूप में, भी हम प्रयोग लेते हैं। तो कैपेसिटर के अनेक सारे कार्य है। आइए देखते हैं। मोटर को उल्टा घुमाने के लिए, मोटर को स्टार्ट करने के लिए, मोटर में आवाज करने के लिए, और RF फिल्टरिंग के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मोटर को स्टार्ट करने के लिए, और मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रेरण सिंगल फेज प्रेरण मोटर है, उसको सेल्फ स्टार्ट बनाना होता है। तो राइट ऑप्शन सीधा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन होता है। अगर आपको कैपेसिटर के कार्य अगर तरीके से पता है तो आप बिल्कुल भी नहीं झिझकोगे। अब प्रश्न कैसे पूछ रहा है, ज्यादातर जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कैपेसिटर का निम्न में से कार्य नहीं है। अब वो नहीं कब छांटोगे, जब ये आपको पूरे याद हैं तो आप आराम से छांट पाओगे। क्लियर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो गया सी। और तो राइट आगे चलते हैं फिर। अगला आता है यहाँ पे, और ये लीजिए अगला प्रश्न दोस्तों। और अगला प्रश्न क्या है, तो यहाँ पे एक मैट्रिक अक्ष यानी मीट्रिक प्रणाली में शक्ति जो होती है खालिस्तान के बराबर होती है। तो मैं दोस्तों यहाँ पे बात करता हूँ कि एक मैट्रिक शक्ति जो होती है वो किसके बराबर होती है, यानी 1 HP है ना। तो 1 HP की बात करते हैं तो भैया 1 HP 746 वाट के बराबर होती है। 1 HP यहाँ पे 746
35.5 वाट के बराबर होती है। 1 HP यहाँ पे 75 kg मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। यहाँ 1 HP 550 फुट 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 पाउंड प्रति सेकंड के बराबर होती है। 1 किलोवाट जो होता है यहाँ पे 1.34 HP के बराबर होता है। 1 किलोवाट जो होता है 1.36 HP के बराबर होता है। और 1 किलोवाट बराबर 1000 HP के 1000 वाट के बराबर होता है। दोस्तों अभी सब कंफ्यूज। अब देखो 1 HP जो है 746 वाट है, लेकिन कौन सी प्रणाली में है? तो ध्यान रखना ये ब्रिटिश प्रणाली में है। कौन सी प्रणाली में है? तो हम कहेंगे B4 ब्रिटिश प्रणाली में होता है। यहाँ 1 HP जो है 735.5 है, तो ये कौन सी प्रणाली में? मीट्रिक प्रणाली में होता है। कौन सी प्रणाली में? मीट्रिक प्रणाली में होता है। 1 HP बराबर 75 kg मीटर पर सेकंड होता है, तो ये किस में होता है? तो ये मीट्रिक प्रणाली में होता है। मैं बात करूंगा 1 HP बराबर 550 फुट पाउंड प्रति सेकंड, तो ये किस में होता है? ये ब्रिटिश प्रणाली में होता है। नेक्स्ट बात करेंगे 1 किलोवाट बराबर 1.34 HP, तो ये किस में होता है? तो ये ब्रिटिश प्रणाली में होता है। यहाँ 1 किलोवाट बराबर 1.36, तो ये किस में है? तो ये मीट्रिक प्रणाली में है। और ये तो आपका 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। तो यहाँ पे वो साफ साफ कह रहा है कि भाई साहब मीट्रिक अश्व शक्ति का मतलब हो गया H और P, यानी हॉर्स पावर होता है। तो यहाँ मैट्रिक के लिए कह रहा है, तो मैट्रिक के बाद यहाँ पे 735.5 करना है। तो दोस्तों 735.5 है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। ये पूरा निचोड़ यहाँ पे इस तरह से आप अगर सीखते हो तो आराम से धीरे धीरे सीखोगे, क्यों नहीं। अगर शुरू से एंड तक आप जुड़ रहे हो तो यहाँ आपको कोई रोकने वाला, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो आपको सिलेक्शन से रोक दे। लेकिन शुरू से एंड तक आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ जुड़ना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे अगला प्रश्न आता है दोस्तों। यहाँ पे बात करते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आ चुका है। यहाँ पे क्या आ चुका है, आइए देखते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि ओम नियम लागू होता है। अरे भाई ये ओम नियम क्या है? तो हम बात करते हैं ओम नियम। ठीक है, ओम नियम। ओम नियम बात करते हैं सबसे पहले कि ओम नियम क्या है। तो हम कहेंगे ओम नियम जो धारा होती है, ये धारा वोल्टेज के सीधे समानुपाती, जबकि प्रतिरोध की क्या होती है? विलोम अनुपाती होती है। यही ओम नियम होता है वास्तविक तौर पे। ओम नियम में जो प्रतिरोध होता है ये नियत होता है। प्रतिरोध क्या होता है? तो यहाँ बात करेंगे नियत होता है। नेक्स्ट में बात करूंगा कि जो ओम नियम होता है ये AC और DC दोनों पर क्या होता है? कार्य करता है। यहाँ पे इसमें जो VI जो ग्राफ होता है ना, VI जो ग्राफ होता है वो ग्राफ कैसा होता है? तो मैं कहूँगा रेखिक होता है। कौन सा होता है? रेखिक होता है, यानी लीनियर होता है। यहाँ पे जो ओम नियम के अनुसार जो होता है, जो यूनिट होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है आपके ओमीय युक्ति, एक होती है अनोमीय युक्ति होती है। तो यहाँ ये आपका रेखीय ग्राफ होता है। ओम नियम के अनुसार ध्यान रखिएगा, ओम जो नियम होता है इसमें आपका जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार से बनता है। यहाँ पे तो धारा और वोल्टेज दोनों साथ साथ होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सीधा रैखिक ग्राफ बनता है। ओम नियम लागू होता है किस पर? केवल DC पर, केवल AC पर। AC और DC तो यहाँ कहेंगे भैया दोनों पर लागू होता है, लेकिन AC पे तभी लागू होगा जब Z बराबर क्या होता है? R होता है। यानी Z का मतलब यहाँ पे क्या है? हम कहेंगे भैया प्रतिबाधा। प्रतिबाधा होता है, और यहाँ R का मतलब तो आप सब जानते हो प्रतिरोध होता है। अगर जिस परिपथ में प्रतिबाधा का मान प्रतिरोध के बराबर होता है ना, तो उस परिपथ में AC पर भी ओम का नियम लागू होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं मेरे दोस्तों, और अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और अगला स्क्रीन पर क्या आ चुका है तो देखिएगा, सब स्टेशन में उपयोग होने वाला इंसुलेटर। तो दोस्तों सब स्टेशन पर जो इंसुलेटर होता है, सब स्टेशनों पर इंसुलेटर होता है, यानी कि आपका मैं बात करूं यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे समझोगे आप। तो दोस्तों यहाँ पे ये दो एंगल होती है, यहाँ पे आपका मैन आपका क्या बैठा होता है? ये ट्रांसफार्मर बैठा होता है। इसके ऊपर यहाँ पे दो एंगल सी होती है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे फिर आपके इंसुलेटर लगे होते हैं। यहाँ पे देखना कभी ऐसे इंसुलेटर होते हैं, और यहाँ पे इस तरह सर्किट पे ये होता है आइसोलेटर। ये क्या होता है?
पूरा का पूरा आइसोलेटर, ये पूरा का पूरा सब स्टेशन माना जाता है। तो यहाँ पे ये आइसोलेटर होता है, और यहाँ पे जो आइसोलेटर होता है ना, ये पूरा आइसोलेटर है, और इस आइसोलेटर में ये जो ये इंसुलेटर होते हैं, इनको कहते हैं पोस्ट इंसुलेटर। क्या कहते हैं? पोस्ट इंसुलेटर के नाम से जाना जाता है। मैंने शुरू में भी आपका एक आया था, उसमें बताया था कि होता है। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से होता है दोस्तों, ये इस प्रकार से होता है, और नीचे यहाँ पे फिर ये इस प्रकार से होता है। तो ये ऐसा देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ डिस्क प्रकार का, तो दोस्तों डिस्क प्रकार का जो होता है ये एक साइकिल में प्रयोग किया जाता है और सस्पेंशन में प्रयोग किया जाता है। पिन टाइप जो होता है ये सीधी लाइनों में हम प्रयोग करते हैं। साइकिल होता है जो घुमाव वाले स्थानों पर हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे घुमाव वाले जो स्थान होते हैं या प्रारंभिक होता है वहाँ पे करते हैं, जबकि जो आपके पारेशन लाइन होती है वहाँ पे डिस्क प्रकार प्रयोग करते हैं, और जबकि ये बुशिंग या फिर पोस्ट इंसुलेटर होता है, यही आपका राइट ऑप्शन होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगला जो प्रश्न होता है, तो देखिएगा अगला प्रश्न आता है आपका यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे आधुनिक शक्ति संचरण। शक्ति संचरण का मतलब है पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में सबसे अधिक सक्षम परिपथ वियोजक कौन सा है? यानी कि यहाँ पे ACB यानी एयर सर्किट ब्रेकर होता है। ABCB यहाँ पे बात करेंगे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है। एक होता है VCB यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है, और एक होता है यहाँ पे SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। क्या होता है? सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। तो यहाँ पे तो दोस्तों ये एक प्रकार की क्या होती है? गैस। वैसे तो ये सर्किट ब्रेकर है, लेकिन इसमें आग को बुझाने के लिए एक प्रकार की ये गैस होती है। इस गैस के अंदर न तो कोई रंग होता है, ना इसमें कोई बदबू होती है, ना ये कोई अन्य गैसों के साथ से कोई क्रिया करती है। ये जहरीली भी नहीं होती, अर्थात ये नॉन टॉक्सिक होती है, और ये तरल के रूप में ये पाई जाती है। तो दोस्तों ये अत्याधुनिक प्रकार का होता है। जो SF6 होता है ये आपके 765 kV क्षमता तक ये प्रयोग किया जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे ये आपके 765 kV वोल्ट क्षमता तक ये प्रयोग किया जाता है। आपका जो 100 ये जो ACB होता है ये तो मात्र 160 एम्पियर तक क्षमता में होता है। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे बात करते हैं ABCB जो होता है 1200 एम्पियर से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आपको कोई कमी नजर आ रही है ना, तो प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी कैंडिडेट वीडियो देख रहा है, आप एक बार मेरी कमी को जरूर आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं उस पर सुधार कर सकूं। आप बिल्कुल भी ये मत समझना कि सर ये क्या कह रहे हो। बिल्कुल आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है समझाने में है, या फिर और किसी भी एनी में किसी भी चीज में अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो आप एक बार कमेंट में जरूर लिखिए, सर आप ये दिक्कत आ रही है, बोलने में है, समझाने में है, कि लिखने में है, कि कोई और कोई दिक्कत है, तो आवाज में क्या दिक्कत है उसको आप एक बार लिखिएगा, ताकि मैं उस पर सुधार कर सकूं। आप बिना शर्माए आप लिखिएगा आराम से। क्लियर? तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला जो प्रश्न होता है दोस्तों, यहाँ पे ये देखिएगा, अगला प्रश्न आपके दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्न वोल्टेज प्रणाली में ओवर करंट से सुरक्षा प्राप्त करने की सबसे सस्ती विधि कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे आपसे कह रहा है कि ओवर करंट, तो ओवर करंट के लिए तो दोस्तों हम एक तो फ्यूज लगाते हैं और एक लगाते हैं MCB। ठीक है, यहाँ पे ओवर करंट की सुरक्षा के लिए यहाँ पे MCB घरों के लिए कह रहा है ना, कहाँ कह रहा है? अच्छा निम्न वोल्टेज, हाँ निम्न वोल्टेज के लिए, तो निम्न वोल्टेज में ये दो चीज लगाते हैं, तो यहाँ पे फ्यूज और MCB हम प्रयोग करते हैं। लेकिन वो कह रहा है सबसे सस्ती कौन सी है? तो भैया सबसे सस्ती तो आपकी कौन सी है? फ्यूज होता है। अब फ्यूज नॉर्मली किसमें, जैसे किटकेट फ्यूज की बात करते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मेरे दोस्तों ये आपको नजर आ रहा है, तो ये कौन सा होता है? तो मैं बात करूंगा यहाँ पे, ये
किटकेट फ्यूज होता है, जिसे रिवायरेबल फ्यूज कहते हैं। ये आपके किसका बना है? चीनी मिट्टी का बना होता है। जबकि मैं बात करूंगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको, ये कौन सा होता है? तो ये होता है आपका HRC, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी होता है। तो यहाँ पे इसका फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है? तो 1.1 होता है, जबकि इसका 1.4 से 1.7 होता है। नेक्स्ट मेरे दोस्तों, यहाँ पे ये बात करते हैं, तो ये जो होते हैं ये कार्टिज फ्यूज होते हैं। ये कौन से होते हैं? तो ये कार्टिज फ्यूज होते हैं, जो कांच की नली में बने होते हैं। ये केवल एक रिवायरेबल है, जबकि ये दोनों होते हैं ये आपके कांच की नली में ही होते हैं। तो यहाँ पे एक बार ये खराब हो गए तो दोबारा रिपेयर नहीं होते, फिर फेंकना ही पड़ता। बस इनके टाइप यही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे सबसे सस्ता कौन सा होता है? और ये रिवायरेबल जो किटकेट होता है वो, और तो बाकी सर्किट ब्रेकर है, आइसोलेटर है, ये आपका फ्यूज होता है, रिवायरेबल फ्यूज होता है। तो आराम से इसमें तांबे का तार रह जाइए, सही। तो तांबे का तार भी अपन यूज करते हैं सामान्यतः घरों में, तांबे का तार ही लेते हैं। वैसे 10 प्लस किसका लेते हैं? शीशे का हम प्रयोग करते हैं निम्न क्षमता के लिए, जो 10 एम्पियर तक क्षमता में होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, और अगला प्रश्न लीजिएगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है? तो दोस्तों अगला प्रश्न आ चुका है क्या, कि फ्यूज को कभी भी खालिस्तान के बीच नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैं बात करता हूँ कि ये लोड है, और लोड के पास में ये मेरा फेज तार है और ये न्यूट्रल है। तो यहाँ पे फेज तार होता है तो फ्यूज को ऐसे लगाया जाता है। तो ये फ्यूज है, यहाँ पे इसका एक प्रतीक होता है ये, ठीक है, और एक इसका प्रतीक होता है ना, और एक प्रतीक क्या होता है इसका? ये 3 प्रतीक होते हैं। तो तीनों में से आप कोई सा बना सकते हो। तो फेज तार में लगाते हैं न्यूट्रल तार, डीसी पॉजिटिव तार, उपरोक्त पॉजिटिव में तो लगाते ही हैं, फेज तार में। न्यूट्रल में कभी भी हम नहीं लगाते। तो वो यही कह रहा है कि न्यूट्रल के बीच नहीं लगाना चाहिए। तो भाई न्यूट्रल के बीच हम नहीं लगाते हैं। कोई डाउट है तो बोलिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं यहाँ पे अपन ने कर लिए हैं आज के सेशन में। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। फिर नेक्स्ट मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।